जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, I am Tanmay Tripathi and I am welcoming you all to Pahuja Law Academy. Students, today we are going to discuss about the preparation, the pattern, the way we have to study for the exam, and that is the upcoming exam. Soon you will find the notification also of MP ADPO. It is same as the APO post. Okay, the APO post is known by different name in different states. For example, in UP we have APO, in Haryana we have ADA, and in MP it is ADPO. Okay, now coming on to the point, तो कैसे करें प्रिपरेशन, कैसे करें, ये एक क्वेश्चन उठता है। उस पे आने से पहले एक ब्रीफ आउटले हम देख लेते हैं अबाउट दिस एग्जाम, अबाउट द पैटर्न एंड अबाउट द सिलेबस, और फिर हम एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ओके, तो इस चीज से हम एक बार एक एनालिटिकल वे में देख सकते हैं कि व्हाट इज दी वेटेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उस हिसाब से फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू थिंग्स आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल कि ये एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप 21 वर्ष की आयु के हैं मिनिमम, और 40 इयर्स इज द मैक्सिमम थिंग। ओके, मैक्सिमम एज। कैंडिडेट्स जिनका एक्सपीरियंस 2 साल का अगर बाहर का है तो वो प्रेफर किए जाएंगे। कैंडिडेट्स जिनका फर्स्ट डिवीजन है लॉ में, ठीक है, लॉ डिग्री जिनकी उनकी फर्स्ट डिवीजन आई है, उनको प्रेफर किया जाएगा। ओके, सो दीज आर द जनरल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं हम पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम में होता क्या है कि एक आपका प्रीलिम्स पेपर होगा, ठीक है, और एक आपका इंटरव्यू होगा। सो प्रीलिम्स यू विल फाइंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहला आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें लॉ भी होगा और उसमें जनरल नॉलेज का भी पेपर होगा। ओके, तो 2 स्टेजेस हैं, पहली है आपकी प्रीलिम्स और दूसरी है इंटरव्यू। साथ ही साथ जो आपका प्रीलिम्स है दैट कंप्राइजेस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जीके जीएस एज वेल एज द क्वेश्चन फ्रॉम द लॉ पोर्शन। देखिए लॉ के हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 30 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि हमारे पास लॉ के 30 सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट, और इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा नहीं है, इट्स बेसिकली ऑफ 50 मार्क्स। ओवरऑल जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका वेटेज है 450 मार्क्स का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस लॉ के आएंगे, जिनका वेटेज होगा आपका 3 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन। इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, सो 300 मार्क्स का आपका लॉ का होगा, प्लस 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस दैट इज जनरल नॉलेज से आएंगे। स्पेसिफिकली एमपी ओरिएंटेड जीके वहां पे आपको मिल सकती है, तो वो पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा। तो 450 मार्क्स का पूरा का पूरा आपका ये पेपर होगा, 300 मार्क्स लॉ का होगा और आपका 150 मार्क्स जीके का होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। प्रॉब्लम ये है कि यहां पे माइनस मार्किंग है। अब मैंने बोल दिया प्रॉब्लम ये है, तो मतलब समझिए प्रॉब्लम सबके लिए है कि माइनस मार्किंग है, तो फ्रीली वी कैन नॉट टेक एनी ऑफ द ऑप्शंस, वी नीड टू हैव एन एप्रोप्रिएट आइडिया अबाउट द आंसर। तो एक जो हम स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे अपनी पढ़ाई हमें कैसे करनी है और कैसे हमें पेपर ऑप्ट करना है एमपी एडीपीओ का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि वी कैन नॉट गो हेवे। ओके, हमें बहुत स्पेसिफिकली अगर आता है, अगर हमारी श्योरिटी मोर देन 70-80% है पर्टिकुलर ऑप्शन को लेके, आंसर को लेके, तभी हम उसे मार्क करें। तो एक ये स्ट्रैटेजी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जो हम फोकस करेंगे। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज know about your paper, know the question pattern, know the syllabus of your paper, how the paper is going on, the marks the particular subject carries as well as the marks the question carries। तो एक क्वेश्चन लॉ का 3 मार्क्स का है, जीके का भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 450 मार्क्स का पेपर है आपका, ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, तो एक गलत आंसर पे -1 आपकी मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या करना है, आपको हेवे नहीं जाना है, आपको बड़ा स्पेसिफिक हो कि इफ यू आर श्योर अबाउट द राइट आंसर तब आप आंसर करिए, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव द क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आंसर आता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर आता है, देन वी विल मार्क, अदरवाइज वी हैव टू गिव अ सेकंड चांस, वी हैव टू गिव अ सेकंड ओपिनियन। हम रुकें, सोचे समझे और फिर हम आंसर करें। हम इररेशनली आंसर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पेपर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैंने स्लाइड में भी लिख दिया, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का जनरल नॉलेज का आएगा, उसमें कहां से आ सकता है क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ एमपी
35 मार्क्स का क्वेश्चन आपका स्ट्रेट अवे आ सकता है। जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये अप्रोक्सीमेट एक आइडिया है, पेपर पैटर्न को देख के आप ये मत समझिएगा कि दिस इज द परफेक्ट थिंग विच आई एम सेइंग, इट इज एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि इतने मार्क्स के करीबन क्वेश्चन आ सकते हैं। 30 से 35 मार्क्स के या 25 से 35 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑफ द वर्ड पे भी आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लॉ के जो भी हमारे पास मोर देन 30 सब्जेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब उनका कितना वेटेज है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा कि जनरल कैटेगरी का मस्ट स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स, ओके, सेपरेटली इन सेक्शन ए एंड बी। तो हमारा जो भी सेक्शन ए और बी है उसमें हमारे 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब हमारे लॉ में 40% मार्क्स और 150 में से 40% मार्क्स प्लस 300 में से 40% मार्क्स हमारे होंगे, देन वी विल बी एलिजिबल। ठीक है, फॉर द जनरल कैंडिडेट। अब अगर एमपी के ओबीसी एससी एसटी हैं तो एक रिलेवेंट रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये प्लीज देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए जनरल नॉलेज का जो पोर्शन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है वो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डायनेस्टीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, उसके बाद में इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो भी हुए थे तो उसमें एक एमपी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। पर्सनालिटीज बहुत सी आती हैं हमारी एमपी से, वहां का फोक, वहां का म्यूजिक, वहां का लिटरेचर, टूरिस्ट प्लेसेस वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वहां का आर्किटेक्चर, वहां का कल्चर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एमपी एडीपीओ एग्जाम्स। ठीक है, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बिकॉज द मोमेंट नोटिफिकेशन कम वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि कितना टाइम हमें मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए, सॉरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ एमपी में आपके माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में आप देख सकते हो एमपी गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, डेमोग्राफी ऑफ एमपी, इकोनॉमी ऑफ एमपी, एमपी की कुछ फेमस इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर और उनका कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ द नेशन। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं, आईटी से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम आते हैं अपने मोर देन 30 जो हमारे लॉ सब्जेक्ट हैं, आई हैव नॉट काउंटेड बट आई थिंक सो इट मस्ट बी मोर देन 30 एंड लेस देन 35, तो 32 33 के करीब तो हैं ही सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उस सब्जेक्ट्स के वेटेज भी हमें देखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको लगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें मोर देन 400 सेक्शंस हैं, तो वहां पे हमारा जो पेपर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन कैरी करेगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने 2022 का पेपर एनालाइज किया है और मैंने पीवाईक्यू एमपी एडीपीओ का डिस्कस भी किया है अपने वीडियोस में, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोस में, एमपी एडीपीओ का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। पूरे के पूरे मैंने लॉ के 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2022 के। तो 2022 का जो पेपर मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने वहां पे ये पाया है कि जैसे यहां पे इन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मोटर व्हीकल एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, ये सारे एक्ट हैं। मैं एक बार बस नाम ले देता हूं जिससे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे बेसिकली कि इतने भी एक्ट्स हैं, आप इनके नाम एक बार जरूर देख लें और साथ ही साथ एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि इनका वेटेज कितना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने पूरा का पूरा पेपर चेक किया 2022 का एंड आई फाउंड दैट नॉट मोर देन 55 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो आप देखोगे 5 या मैक्सिमम 6 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, तो यहां पे आप 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन बढ़ा लो, एक क्वेश्चन घटा लो, तो इट कैन बी 6 और इट कैन बी 4 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार बस ब्रीफ आइडिया आप ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे आईपीसी हो चाहे जितना बड़ा, लेकिन जब मैंने इवैल्यूएट किया देन आई फाउंड दैट 3 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम आईपीसी। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, क्योंकि अपने आप में देखिए बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन यहां से भी उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस थिंग,
कि आपकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगी वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड होगी। योर स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी बेस्ड ऑन वन थिंग, दैट इज द माइनस मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल आंसरिंग दी क्वेश्चंस। तो आप ऐसे ही बस आंसर करके आ जाएं, इस अप्रोच के साथ ना जाएं। आप परफेक्शन रखें अपने आंसर में, जो भी पढ़ते हैं आप उसमें परफेक्शन लाएं एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि देखने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, यहां से 4 क्वेश्चन आए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मिनिमम, मतलब मैं ये नहीं कह सकता बड़ा है या छोटा है, यहां से भी आपने 3 क्वेश्चन उठाए हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स जो एक्ट है, यहां से भी इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पेरेंट्स वाला जो हमारा है, सीनियर सिटीजन, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आई होप आप लिख रहे हैं, मार्क कर लेते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी में आपको ये मदद करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब पॉक्सो। तो पॉक्सो से आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम पॉक्सो। उसके बाद में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम वर्क प्लेस से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। तो एक्ट बड़ा है छोटा है, उससे ज्यादा मैटर क्या करता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो उसी हिसाब से हमें एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है उस एक्ट के बारे में कि हाँ इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यहां से भी 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन आया है। 2022 का पेपर जो मैंने देखा था, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 1 क्वेश्चन आया है वहां पे। उसके बाद में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वहां से 3 क्वेश्चन आए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में आपका जो एक एक्सप्लोजिव एक्ट है, एग्जैक्टली यहां से भी 3 ही क्वेश्चन आए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देखिए अपने आप में बड़ा एक्ट है, लेकिन फिर भी वहां से 3 ही क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज इस चीज को एक बार बस आप लिख लें, ये आपको काम आएगा आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, यहां से भी आप देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से भी क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट 4। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से भी 4 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हैं 3। नॉट अ वेरी बिग एक्ट, बट स्टिल 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस। देखिए आरटीआई से भी आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। एनडीपीएस जो एक ठीक ठाक अच्छा एक्ट, बड़ा एक्ट है, वहां से 3 क्वेश्चन आए हैं। प्री नेटाल प्री कॉन्सेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो हमारा एक्ट है, देखिए मैंने बोला ना मोर देन 32 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो प्री नेटाल प्री डायग्नोस्टिक जो हमारा एक्ट है, यहां से भी 3 क्वेश्चन आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, हमें लगता है कि बहुत छोटा सा एक्ट है, बिल्कुल बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन देखेंगे आप तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन का है। फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो आपका SC/ST है, यहां से आप अगर देखोगे तो 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बैनिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, एक्ट सुनने में लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहां से 3 क्वेश्चन आ गए हैं। प्लीज इसको एक बार नोट कर लें। उसके बाद में हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऐसा है जो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से 3 क्वेश्चन आ गए। जुनाइल जस्टिस जो है वो ठीक ठाक अपना लेंदी एक्ट है, इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए हैं। मध्य प्रदेश MP एक्साइज एक्ट जो है आपका, यहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, MP एक्साइज एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट सिक्योरिटी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया है। MP लोक सेवा के प्रधान की गारंटी, लोक सेवा के प्रधान की गारंटी से 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम जो आपका 2004 का है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। मतलब देखिए ये देखने में एक्ट बड़ा है छोटा है लोकल है, डजंट मैटर, रिप्रेजेंटेशन है। हर सब्जेक्ट का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, हर टॉपिक का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है।
तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एकदम से उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। एग्जैक्टली ये 2011 का अधिनियम है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, इनका भी 2 मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। तो आप एक ब्रीफ एनालिसिस ये लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो इफ दे हैव पुट इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दोस सब्जेक्ट्स। तो हम सब्जेक्ट तो नहीं छोड़ सकते, बट हाँ हम ये कर सकते हैं, वी कैन ऑप्ट फॉर नंबर ऑफ एमसीक्यूज। तो जितने ज्यादा हम एमसीक्यूज लगाएंगे, दैट विल बी गुड फॉर अस, so that we can answer the perfect, we can give the perfect answer. दूसरी चीज what I have observed is, कोई बहुत इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज कि हम अगर बेयर एक्ट अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हम स्कोर बेटर करके हम कट ऑफ पार कर सकते हैं आराम से। तो हमें बेयर एक्ट फोकस स्टडीज करने की ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज, जो केसेस भी आए हैं वो बहुत लैंडमार्क केसेस हैं, कोई केसेस ऐसे नहीं आए हैं जो आपने कभी सुने ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत लैंडमार्क अमेंडमेंट आए हैं, ऐसे अमेंडमेंट नहीं आए हैं जो कि आपने कभी सुने ना हो। तो व्हाटएवर इज प्रोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज बीन आस्क्ड, तो सबसे पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितना भी पढ़े परफेक्टली पढ़े, जिससे कि परफेक्टली आंसर कर सकें। दूसरा, जो बहुत प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं उनको पहले कर लें। फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे जो बेसिक सबको पता है, या जो बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं, बहुत से प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स हैं, केसेस हैं, वो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट है, तो एनडीपीएस का कोई भी करंट रूलिंग है जो 6 महीने साल भर के दौरान आया है, एंड दैट इज समथिंग विच इज द लैंडमार्क रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या उसका एक वेटेज है उस रूलिंग का, उस रूलिंग को, उस केस लॉ को या उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को जरूर देख के जाएं। सो द स्ट्रैटेजी शुड बी देयर कि हम बहुत प्रोमिनेंट चीजें सबसे पहले खत्म करें, और इसी तरह हम बेयर एक्ट के सेक्शंस भी वो पहले करें जो बहुत प्रोमिनेंट सेक्शन है, जो नॉर्मली हम किसी भी एग्जाम को दे तो वहां पे पूछे जाने की उम्मीद होती है उन सेक्शंस की। उसके बाद में हम टर्शियरी, सेकेंडरी और थर्ड टाइप ऑफ सेक्शंस कर सकते हैं अगर हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो। द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी मेंशन 2 पॉइंट्स। पहला, हम बेयर एक्ट बहुत अच्छे से करें। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग है तो हम जितना भी करें परफेक्टली करें। तीसरा, हम प्रोमिनेंट चीजें पहले कर लें एज कंपेयर टू द थिंग्स विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट या केस लॉ, तो वो कोई पुराना नहीं पूछा गया है बहुत ज्यादा, और अगर पुराना है तो भी वो लैंडमार्क है तभी पूछा गया है। तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू द पेपर एंड हैव डिराइव्ड दिस इन्फ्रेंस। तो ये इन्फ्रेंस जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप जब भी अपना पेपर ऑप्ट करें या एमसीक्यू करें तो आप उसमें बहुत सी प्रोमिनेंट चीजों को कभी ना मिस करें। एक तो ये है, और दूसरा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप जितना लगाएंगे उतना ही आपका परफेक्शन आएगा आंसर में, उतना ही आपका एक क्वेश्चन को समझने का पैटर्न आपके दिमाग में चलेगा। तो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो बहुत से एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करें, एंड दिस इज ऑल। एक सिलेबस का एनालिसिस हो गया, एक टेक्निक हमें पता चल चुकी है। नाउ इट्स जस्ट टू हैव ऑल द बेयर एक्ट्स एट वन प्लेस एंड स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम राइट नाउ। तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एटलीस्ट 1.5 मंथ्स तो है ही आपके पास मिनिमम। तो उसमें एक आपका अच्छे से अगर पढ़ाई हो जाता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिवीजन में यू विल गेट अ परफेक्शन, बिकॉज ऑफ विच आपको नेगेटिव मार्किंग की वजह से कोई लॉसेस नहीं होंगे इन द एग्जाम, एंड यू विल स्कोर दी गुड मार्क्स और विल क्रॉस द कट ऑफ। तो यही एक स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। Subscribe for more content.